बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की किस हद तक ज़रूरत है और अमरीकी सदर जो बाइडन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से रब्ता करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या मुश्किल है उनको, या वो मसरूफ़ हैं, या वो वैसे ही हिचकिचा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से रब्ता करने में। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, जब उनसे सवाल किया गया इस बारे में सदर जो बाइडन के बारे में, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हो सकता है वो बिज़ी हों, जब वो फ्री होंगे तो वो रब्ता कर लेंगे मुझसे या कॉल कर लेंगे। और नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में तकरीबन 50 के करीब जो अज़ला हैं, उनके मुताबिक 50 अज़ला को उन्होंने फ़तह कर लिया है, लेकिन अफ़गान मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 50 अज़ला पे अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक बयान सामने आया है कि काबिल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद अफवाज नहीं भेजेंगे, ये कहना है तुर्क वज़ीर ख़ारजा का। इस हवाले से भी बात होगी। और नाज़रीन, मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि धमाका आंखें खोलने के लिए काफ़ी है और मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है कि इस सूरत हाल अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएँ। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से मैं आपका तारीफ़ करवाता चलूँ। समर इकबाल भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मोहतरमा आसमा वदूद साहिबा सीनियर तजज़िया अनगार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आसमा वदूद साहिबा, ये फरमाइएगा, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की किस हद तक ज़रूरत है? देखिए जी, अब तो इससे पहले तो हमारी इतनी जरूरत अमेरिका को नहीं थी जितनी अब हमारी जरूरत है। बेसिकली अफगानिस्तान में सस्टेनेबल पीस अमेरिका को चाहिए। अगर वो नहीं होता तो हम जिस किस्म की वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक बॉर्डर किसी मुल्क के साथ लगनी या ना लगनी इनएविटेबल है। उसी तरीके से अमेरिका अपने आप को बहुत ज्यादा परेशानियों में गिरा पाएगा अगर उसने इस जगह पे अमन को सस्टेनेबली तौर पे इम्प्लांट ना किया और यहाँ पे उसका इंतजाम ना किया, जिसमें वो कंसिडरेबली फेल हुए हैं। अभी जिस तरीके से उनकी इवैक्यूएशन हुई है उनके ट्रूप्स की, जिस तरह से उन्होंने अपने ट्रूप्स यहाँ से निकाले हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने ट्रूप्स की निकलना और इस इलाके में अमन, दोनों चीजों को लिंक नहीं किया। और यहाँ पे अभी अफगानिस्तान बिल्कुल एक उसके कॉर्नर पे, एक सिविल वॉर के कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। और तालिबान जैसे ऑलरेडी आपको मालूम है कि उन्होंने कंसिडरेबल इलाके पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया और अफगान फोर्सेस आर कंसिडरेबली हेल्पलेस एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पे उन्हें इस इलाके में सस्टेनेबल पीस इंश्योर करने में पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। लेकिन अगेन वो एक स्ट्रेटेजिक गलती करना ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे मतलब हमें रीच आउट कर रहे हैं कि हम उन्हें बेस देते हैं। क्या ये जो जिस तरीके से वो इस इलाके को फर्दर मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं वॉर के हवाले से, उसमें हम पार्टनर बने? उसमें हम पार्टनर नहीं बन सकते। हमारा इंटरेस्ट इस इलाके में अमन के साथ है। हम अपनी तरक्की के उस होराइजन पे एक डिसीजन पॉइंट आता है ना, हम उस डिसीजन पॉइंट पे हैं जहां से हमारी पाकिस्तान की रियल एक जो तरक्की का टाइम है ना वो शुरू होने वाला है। हमारे पास की पैक है। हम बेसिकली एक ऐसे कम्युनिकेशन रूट के हार्ट में है जो कि पाकिस्तान की तरह की डेस्टिनी बदल सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन रूट को इफेक्टिव होने के लिए रीजन में अमन होना जरूरी है। हमारा स्टेक अमन के साथ है, हमारा स्टेक वॉर के साथ नहीं है। और यही बात है कि इस वजह से हम इस बात को प्ली कर रहे हैं कि वी कैन बी पार्टनर इन पीस, वी कैन नॉट बी पार्टनर इन वॉर। अमेरिका को तो हमारी जरूरत है, लेकिन वो जरूरत जिस कैटेगरी में प्लेस कर रहा है वो कैटेगरी गलत है। अगर वो कैटेगरी ठीक कर ले और अपने एक सस्टेनेबल पीस की तरफ वो अपनी इंक्लिनेशन करे और उस तरीके से इस इलाके में पीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए निगोशिएशन टेबल पे आके बैठे, जैसे ऑलरेडी तालिबान के साथ बैठे थे, उस चीज को आगे बढ़कर उसको टेक अप करे, तो पाकिस्तान हैप्पीली पार्टनर विद। हमारी जरूरत, उनकी जरूरत अमन है जी। लेकिन फिलहाल अगेन दे आर डिस्ट्रैक्टेड और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो पहले भी गलत ले चुके, जिससे उन्हें तकरीबन 20 साल
पूरी सिचुएशन को भुगतना पड़ा। और ये बेसिकली अभी हम इसको ओपनली एक डिफीट नहीं कह सकते, बिकॉज आपका इतना फोर्सफुल है, आपका मीडिया और प्रोपेगेंडा का इतना एक इन्फ्लुएंस होता है। मगर अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, तो तकरीबन जैसे वियतनाम से अचानक से वन फाइन डे यूएस ने कहा कि हम अपने ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे, और फिर वो 20 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने वियतनाम को खाली कर दिया था। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही चीज रेप्लिकेट हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल अमन जरूरी है, क्योंकि यहाँ का डायनामिक्स मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपके पास इस वक्त भी तकरीबन 8 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो कि उस इलाकों में सिविल वॉर की तरफ दे आर इंक्लाइंड। तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड, अमेरिका भी है, हम उसको हमारी जरूरत है, हमें इलाके में अमन की जरूरत है। लेकिन एक सवाल भी तो पैदा होता है कि अगर अमेरिका अमन चाहता तो वो ये जंग शुरू ही क्यों करता जो 20 साल पहले उसने शुरू की। उस वक्त भी एक स्ट्रेटेजिक गलती थी, और उस वक्त भी हमें इस चीज को क्लियर करना चाहिए था कि यहाँ पे आप वॉर से मामले रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसका इस चीज की रेजोल्यूशन जो है, या कंसर्न्स की रेजोल्यूशन जो है, वो एक नेगोशिएशन टेबल पे अमन के जरिए ही होनी थी। जी बिल्कुल। ऐसा मुल्क है ना जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी क्या कहते हैं, फटे हुए चप्पलों के साथ और फटे हुए कपड़ों के साथ 20 साल तक वॉर गुजार ली। आप एक ऐसी नेशन को कितना और टेस्ट कर लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही और यूएसए ने $1 बिलियन जो हैं उसका नुकसान किया, और उस नुकसान ने हमें भी काफ़ी हद तक इफेक्ट किया। भट्टी साहब ये फरमाइएगा, अफ़गानिस्तान में से ये अमेरिकन फोर्सेस का अगर इनखला होता है तो अमेरिकन को पाकिस्तान की किस हद तक ज़रूरत है? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब ये ज़रूरत किस हद तक बढ़ गई है? जी ताहिर साहब, मेरे ख्याल से ये कहना ठीक मुनासिब नहीं है कि पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से पिछले 20 सालों से जब से अमेरिका एक जंग लड़ रहा है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की जरूरत उसको हर जगह पे रही। लेकिन फर्क ये रहा कि पहले अब तक सिर्फ ये होता रहा कि उनका एक जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान से, वो ये थी कि जो वहां से कहा जाएगा वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अमेरिका अपनी मर्जी करता रहेगा। कि जैसा कि हमने साबिक अदवार में देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ कि जी उनको अगर अड्डों की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने दी है और उसका खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। ये एक खान साहब की क़यादत का पाकिस्तान को इस वक्त ये फायदा है कि एक वाहिद शख्स इमरान खान था जो शुरू से लेकर अब तक उसका जो मौक़िफ़ था वो यही था। वो अमेरिका के साथ भी शुरू से ही वो यही डिफरेंस कर रहा था और उनको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जब वो सियासत में था, ये जब जो अपोजिशन में बैठा हुआ था, उनका एक ही मौक़िफ़ था कि जी इस सारे मामले को हम लोग जंग के साथ हल नहीं कर सकते, इसका कोई भी जंगी हल नहीं है, इसको बैठ के निगोशिएट करना चाहिए और इसका कोई अच्छा वे आउट निकालना चाहिए। अभी इस वक्त की जो पोजीशन है, अभी ना सिर्फ अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, मेरे ख्याल से कि अफगान गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान की जरूरत है। इस वक्त मामलात जहां तक पहुंच चुके हुए हैं, आप कोई 50 अजला बता रहे हैं, कोई लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक ये कोई 60 के करीब अजला हैं कि जहां पे अफगान तालिबान जो है वो इस वक्त काबिज हो चुके हुए हैं और वो बड़ी तेजी से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बहुत तशवीशनाक है सबके लिए। वो सिर्फ अफगान गवर्नमेंट के लिए या अमेरिका के लिए नहीं है, वो सबके लिए तशवीशनाक है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अगर तालिबान काबिज हो जाते हैं, तो पहले तो ये हुआ था कि माजी में तो कोई 3 कंट्री ऐसे थे कि जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। अभी अफगान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम ले, और अमेरिका को भी चाहिए कि वो अपनी एक जो चौधराहट थी या जो वो समझता था कि जी जो मैंने सोच लिया है मैंने वही करना है, तो उसको उससे बाहर निकलना चाहिए। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये जो बाइडन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से राब्ता करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? देखिए, वो एक पुरानी आदत एक बनी हुई है ना, एक गांव का जो चौधरी है वो शुरू से उसको पता था जी कि मैंने जिस बंदे को जो कहना है उसने मेरे सामने कोई चूंचना नहीं करनी और वो एज इट इज वो उसने मेरी बात मान लेनी है। तो ये तो वेरी फर्स्ट टाइम हुआ ना कि आगे से एक बंदा रेजिस्ट कर रहा है, वरना पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो अभी भी वो उसको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसके ऊपर सोचने के लिए, लेकिन वो इस चीज के ऊपर आएगा। अभी भी अमेरिका में भी उनकी अपोजिशन से ये आवाजें उठ रही हैं।
अब उनकी अपोजिशन से खान साहब के बारे में तायद कीजिए। आपने देखा कि अभी कुछ अरसा पहले वो जो माहौलियात की मीटिंग हुई, वहां पर भी पाकिस्तान को इग्नोर करने की कोशिश की गई, तो फिर बाकी दुनिया ने उनको फोर्स किया कि जी देखें, पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि जो माहौलियात में 5वें नंबर पे आ रहा है, और पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट्स की हैं माहौलियात को बेहतर करने के लिए, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये अभी पाकिस्तान खुद इस तरह स्टैंड अप हो रहा है कि दुनिया को मानना पड़ रहा है और पाकिस्तान की तरफ आना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर भी अभी थोड़ा सा टाइम वो जरूर ले सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसके अलावा कोई हल नहीं है। उनको राब्ता करना पड़ेगा, जो बाइडेन को भी राब्ता करना पड़ेगा, इमरान खान के साथ कोई मीटिंग रखनी पड़ेगी, ताकि इस सारे मामले का जो है कोई अच्छा वे आउट निकाला जाए। अदरवाइज तो ये जो खाना जंगी जो अफगानिस्तान से शुरू होगी, अमेरिका के लिए तो ये बाइस शर्म हो गई होगा, क्योंकि अमेरिका के बारे में अभी तक भी पूरी दुनिया के अंदर एक जो तसुर जा रहा है, वो यही जा रहा है कि जी देखें, इन्होंने इराक के अंदर जो किया, वहां पर भी इनको मौजूद देखें, इराक के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटमी हथियार का शोर डाल के वहां पे अटैक किया, उनका सारा मुल्क तबाह करके रख दिया, लेकिन वहां से मिला कुछ भी नहीं। वही सारे मामला पिछले 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहे हैं, तो अफगानिस्तान से अब ये जो इनखला चाह रहे हैं, इतने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी जब उनको पता चला है कि जी हम लोग मजीद कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, तो अभी वो अपनी शिकस्त जो है वो दुनिया के सामने ओपनली तो तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और ये चीजें अमेरिका के लिए बड़ी मनफी साबित हो रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अब इस वक्त जिस तरह चाइना जो है वो खुद को स्टैंड अप कर रहा है, एक पूरा अमन मुल्क के तौर पे सारी दुनिया में नजर आता है, उसके बदले में अगर आप अमेरिका को देखें, तो अमेरिका की अक्सर चीजें इस तरह की हैं कि जो उसकी फेवर में नहीं जा रहे, जो उसके गलत इकदाम थे वो आज उसके गले पड़। जी भट्ट साहब, मोहतरमा आसमा साहब, ये फरमाइएगा, ये हिचकिचाहट क्यों है, ये जो बाइडेन साहब जो हैं वो राब्ता क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये तो एक बेसिकली इस पे तो सभी लोग हैरान है, बल्कि जो बाइडेन साहब का तो ये इम्प्रेशन था कि वो बेसिकली आपकी जिस तरह से इवॉल्व हुई है ना फॉरेन पॉलिसी यूएस, तकरीबन 30-32 साल तक उस पर काम करते रहे, फुल ग्रिप ऑन इट। और कहा जाता था कि जैसे बहुत ही एक अनबैलेंस आया था डोनाल्ड ट्रंप साहब के जमाने में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ के दरमियान में, कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा वजन जो है वो इंडिया के साथ रख दिया था ट्रंप साहब ने। तो अब कुछ थोड़ी बैलेंसिंग आएगी इस पूरे रीजन में, और एक बड़ा वाइज किस्म की गवर्नेंस हम देखेंगे, जो कि हमने शायद ट्रंप साहब के जमाने में नहीं थी। लेकिन अब अगर आप उसको रिव्यू करें ना, तो अभी तक वो इनडिसाइसिव है। एक्चुअली बहुत कुछ बेट किया अमेरिका ने, जो व्हेन दे फाउंड न्यू फ्रेंड्स विद इंडिया, तो उन्होंने वहां पे अपना बहुत कुछ उस इंडिया के साथ इन्वेस्ट कर दिया। ये मैं फाइनेंशियली नहीं कह रही, मैं ट्रस्ट और इन रेफरेंस में बात कर रही हूँ। फिर जब टाइम आया उस ट्रस्ट को एक्चुअलाइज करने के लिए, तो हमें तो किसी लेवल तक हैंडल करने के लिए फरवरी में जो एक छोटा सा मिस एडवेंचर हुआ, अभिनंदन मिस एडवेंचर इंडिया की तरफ से, वो तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं उसका हुआ। लेकिन जब इंडिया को चाइना के सामने जब वो कन्फ्रंटेशन हुई ना, और वहां पे इंडिया वहां पे नाकाम हुआ, तो वो सिचुएशन एक बड़ी अलार्मिंग थी अमेरिका के लिए, कि जहां पे आप इन्वेस्ट करते रहे अपना ट्रस्ट और अपनी सारी की सारी नवाजिशात आपने उस तरफ की, लेकिन जब पे बैक करने का टाइम आया, क्योंकि यूएस इज ऑल अबाउट इट्स ओन इंटरेस्ट, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कहीं पे अपना वजन डाले और उससे कोई रिटर्न ना ले, ये मुमकिन नहीं है। तो वहां से एक बहुत शौक उस वक्त लगा आपके यूएस को, कि यहाँ पे जो हम इतना 10-15 सालों से हमने जिस एक शाइनिंग इंडिया को बिल्ड करने में इतनी मेहनत की है, लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू डिलीवर वो कंसिडरेबली फेल रहा। तो यहाँ पे इस रीजन पे जो वो अपना एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखना चाहता था, वो उस तरह से डेवलप नहीं कर सका, और पाकिस्तान को तो बिल्कुल उसने साइड पे कर दिया था। वी वर लाइक द फॉरगॉटन फ्रेंड, ऐसे ही था ना। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोगों को ये लगा था कि बाइडेन साहब के आने के बाद एक बैलेंस आएगा, वो बैलेंसिंग फैक्टर आएगा, उस चीज को एक
एड्रेस किया जाएगा। पाकिस्तान से, चलो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है आपके बिजनेस के लिए, मानते हैं हम बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ एक बैलेंसिंग एलिमेंट आएगा। लेकिन सैडली जो बाइडेन साहब के आने के बाद वो चीज और एक्सट्रीम पे गई। और इसके साथ आपके पास अफगानिस्तान का इशू स्टार्ट हो गया, आपने अपने ट्रूप्स वहां से निकालने शुरू कर दिए। तो बजाय इसके कि आप गुडविल डेवलप करें, आपने वही 19 वाली और अर्ली 20s वाली पॉलिटिक्स को दोबारा अप्लाई करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी एक अनकन्वेंशनल लीडरशिप है। यूएस और वेस्ट के जो थिंक टैंक्स हैं और जो एक वहाँ पे जिसको आप कह लें ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट, वो इस टाइप की लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थी। खान साहब के कोई वीक पॉइंट्स नहीं है, खान साहब के पास कोई ऐसा बैगेज नहीं है जिसपे प्ले अराउंड किया जा सके। ऐसे लीडर्स बेसिकली दे आर लाइक थ्रेट टू द वेस्ट, दे आर थ्रेट टू द ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। पेट्रियोटिक बात की है, लेकिन इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हम चाहेंगे कि उसको भी आप टच अपॉन करें। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। यही सोचा समझा तो यही जा रहा था कि ट्रंप के बाद जो बाइडन आएंगे, तो वो वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे या वो रवाबित रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ उल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अच्छा बट ताहिर साहब एक बात मैं ऐड करता जाऊं, मिस अस्मा की सारी जो बातें थी वो ठीक थी। एक चीज इसमें ये भी फर्क आ रहा है कि साबिक अदवार में ये होता रहा और अभी भी ये चीज है कि जो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए बैनुल अक़वामी तौर पे, तो जो दो मेन कैंप बने हुए हैं, एक अमेरिका का और एक चाइना का, तो हम लोग देखते हैं कि जी इंडिया जो है वो इस कैंप के अंदर ऑलरेडी इन है और पाकिस्तान जो है वो दूसरे कैंप में बैठा हुआ है। तो इस वजह से भी अभी अमेरिका काफी ज्यादा हेजिटेट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है कि अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लेता है और पाकिस्तान की बात को आगे लेके चलता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि जी देखें एंड ऑफ द डे आके पाकिस्तान की ही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होती है कि आप देखें वर्ल्ड पावर को आप एक अपने स्टैंस के ऊपर ले जाएं, अपने एक एजेंडे के ऊपर ले आए कि जी देखें जो ये हमने प्लान किया था ये रास्ता ठीक था। बट साहब बात ये है, बात को आगे लेके चले, ये क्रेडिट पाकिस्तान को दिया नहीं जा रहा। जी मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करूंगी। बसीसा ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तो वैसे बेसिकली कैंप में तो थे, ये फ्रेंडली नेशंस तो थे, लेकिन हमें इस लिहाज से और ज्यादा क्लोज करने में भी इंडिया का हाथ है। आप देखिए जिस तरीके से ये 35A और 370 की पॉपुलेशन के बाद जो 2019 में उसने हमें तो कश्मीर पे डेयर किया ही किया, साथ उससे लद्दाख का आपका पूरा का पूरा किस्सा खोल दिया चाइना के साथ। तो हम तो फ्रेंडली नेशंस ऑलरेडी थे, लेकिन हमें एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में और कोहेसिवली साथ लाके खड़ा कर दिया इंडिया ने। अब बाकी चीजें तो आप अलग देख लीजिए, लेकिन जो ये जो इस वक्त हम एक सिनेरियो इस रीजन का देख रहे हैं ना, खाली इस रीजन पे अगर हम फोकस करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर मोर क्लोजर देन एवर बिफोर। और इसमें भी 2019 के इवेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो वही वो कहते ना, समटाइम वाइज एनिमीज आर बेटर देन फूल फ्रेंड्स। तो वही वाली सिचुएशन अगर आप यहाँ देखें तो पूरी चेस की गेम ही इस एक डिसीजन से पलट गई अमेरिका के लिए। बिल्कुल, दाना दुश्मन जो है यहाँ पे मिस अस्मा ये देखिएगा, आप ये देखिएगा कि एक चीज और आप गौर करें कि बट साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, बट साहब मुझे जी, ब्रेक जी, पे जाना है। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तुर्क वजीर खारजा के बयान के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने काबिल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद अफवाज भेजने से इनकार कर दिया। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे तुर्क वज़ीर ख़ारजा के बयान के हवाले से जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद अफवाज भेजने से इनकार कर दिया। क्या तालिबान की वजह से या फिर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए पहले से ही तुर्क अफवाज जो हैं वो मौजूद हैं? जी भट्टी साहब फरमाइएगा, ये जो बयान तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सामने आया है, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद अफवाज को नहीं भेजा जाएगा,
तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप, क्या रीज़न हो सकती है इसकी? ताहिर साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा कि आपका जो पहले वाला जो पॉइंट था मैं उसके ऊपर सिर्फ कुछ 1-2 चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ जो बहुत जरूरी हैं। जी ज़रूर भट्ट साहब। आप देखें ये जो पाकिस्तान का इमेज अभी तक दुनिया के अंदर जो चेंज हुआ है ना, जो अमेरिका के सामने स्पेशली तौर पे कि जो डू मोर से पाकिस्तान नो मोर का जो सफर किया है जी। अब इसके अंदर आप देखेंगे ऐसा माजी में कभी भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये वाहिद हुकूमत है कि जिसने आने के बाद सबसे पहले अमेरिका को ये रियलाइज करवाया कि भाई ये जंग तो हमारी थी ही नहीं, जिसके अंदर हमने अपनी कुछ 70,000 से ज्यादा जनाजे उठाए, हमारे लोग शहीद हुए। इस गवर्नमेंट ने नहीं भट्टी साहब, अगर ये कहा जाए कि ये बात इमरान खान साहब ने रियलाइज़ करवाई है यूएसए को, ये तो काफ़ी अरसे से खान साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारी जंग है ही नहीं, हमें इसमें ये जब नेटो अफवाज की जब यहाँ से जाती थी, सप्लाई जाती थी नेटो अफवाज को हमारे मुल्क के अंदर से गुजर के, उस वक्त भी खान साहब यही फरमाते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, हमें इसमें क्यों घसीटा जा रहा है और इस जंग के साइड इफेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली ये चीज जब तक हमने उनको रियलाइज नहीं करवाई, हमारे ऊपर तो उन्होंने उल्टा प्रेशर डाल के रखा, डू मोर डू मोर डू मोर। ये तो जब से इमरान खान साहब की क़यादत आई है, हुकूमत आई है, इन्होंने आगे उनको रियलाइज करवाया कि भाई हम लोग तो उल्टा अपना नुकसान कर बैठे हैं और आप अभी तक भी हमसे राजी नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद से लेकर अब तक आपने जितने भी इवेंट्स देखे, जितने भी मामला देखे कि जिस तरह उनके CIA चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी ठीक, आप मेरे लेवल नहीं है, मतलब ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, आपका काम बनता है कि आप जाएं जी, आप हमारे चीफ ऑफ ISI को मिलें और उनको मिलके अपना काम खत्म करें। उसके बाद से जब वहां से कॉल आती है और खान साहब डायरेक्टली उनको कहते हैं कि जी अगर जो बाइडन को मेरी जरूरत होगी तो वो मुझे कॉल कर लेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। ये इस तरह की चीजें हैं कि जो पाकिस्तान की खुददारी को जाहिर कर रही है पूरी दुनिया के सामने। अभी अमेरिका जो है वो थोड़ा इसलिए भी हिचकिचा रहा है कि पाकिस्तान इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरे साथ इस तरह इस टोन के अंदर बात कर रहा है। आदत नहीं है ना भट्टी साहब, जिस काम की आदत ना हो वो काम करने को कहा जाए तो उसमें हिचकिचाहट आती है। एग्जैक्टली। तो ये फरमाइएगा, ये अफवाज के बारे में मैंने आपसे पूछा था, ये तुर्क वजीर खारजा जो फरमा रहे हैं कि अफवाज जो हैं वो हम मजीद काबिल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए नहीं भेजेंगे। ताहिर साहब देखें, अभी इस वक्त जो अफगानिस्तान की पोजीशन हो चुकी है ना, आप उसके ऊपर गौर करें कि अभी तो अमेरिका का कंप्लीट इनखला नहीं हुआ। अभी अमेरिका की अफवाज वहां पे बैठी हैं और ये पोजीशन है कि वहां पे जो 50 से 60 अजला के ऊपर तालिबान काबिज हो चुके हुए हैं। आप ये सोचें कि कल जब अमेरिका की आखिर एक उन्होंने टाइम लिमिट तो दी हुई है ना, अभी कुछ अमेरिका की तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं कि जी वो शायद इनखला जो है अपना जिस तरह तेजी से पहले हो रहा था उसको थोड़ा स्लो डाउन करें, लेकिन जितना भी स्लो डाउन करेंगे आखिर एक टाइम लिमिट उन्होंने दी हुई है, 11 सितंबर तक उन्होंने जाना ही जाना है यहाँ से। तो जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद के हालात का आप अंदाजा करें कि फिर क्या होगा। बेसिकली अमेरिका को जो अभी पाकिस्तान की जरूरत है वो अमेरिका को नजर आ रहा है कि जी हम लोग हवाई अड्डे हमें इसीलिए चाहिए पाकिस्तान की, वो कहते हैं आप हमें किसी तरह हवाई अड्डे दे दें, हवाई अड्डे नहीं देते एयर स्पेस दे दें, किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान के मेरा ख्याल है भट्टी साहब हम थोड़ा सा ट्रैक से नीचे चले गए। मुझे उधर ही आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ जी। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब कल के जो हालात अगर पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं, अमेरिका को नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुर्की को भी नजर आ रहे हैं। अभी तुर्की को भी ये नजर आ रहा है कि जी वहां पे अगर हालात इतने कशीदा हो रहे हैं तो कल को जब अमेरिका का इनकलाब होगा तो उसके बाद कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तो बजाय इसके कि जी हम वहां पे अपना कोई फौजी या कोई फौजी नुकसान उठाएं या किसी भी तरह का, तो वो एक अच्छा डिसीजन है उनके कि वो उससे पहले ही उस चीज से बाहर आ रहे हैं। या भट्टी साहब हो सकता है शायद वो अपने मुसलमान भाइयों का खून ना बहाना चाहते हो, ये भी एक वजह हो सकती है। नहीं ये बात तो होती तो फिर कभी वो अपनी अफवाज पहले भेजते ही ना। वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भेजी हुई है ना उन्होंने। जो टेररिस्ट होते हैं, जो ख्वारिज होते हैं, उनका तो कोई मजहब नहीं ना होता। whatever it was, लेकिन they were part of USA Army and they were helping them। तो अभी वो चीज जो है वो अभी ये सिचुएशन चेंज हो गई है ना, जिसके बाद हर किसी का मौक़िफ़ भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आसमा साहब ये फरमाइएगा, ये आप इस बयान को कैसे देख रही हैं, ये जो अफवाज को मजीद ना भेजने वाला बयान है? मेरे ख्याल से ये एक राइट डिसीजन है। देखिए जी हमारा जो स्टैंड है ना कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप कोई भी आएगी, लेट इट बी तालिबान और लेट इट बी एनीबडी,
हम उसके साथ होंगे। हम वी आर नॉट हियर टू चूज पार्टी। इसी तरह से टर्की शुड नॉट बी देयर टू चूज पार्टी। उसका एक जैसे आपने जिस तरीके का, जैसे आपने बताया ना कि शायद अपने मुसलमान भाइयों को नहीं वो खून बहाना चाह रहे, ऐसा ही इंप्रेशन उसका डेवलप हुआ है पिछले चंद सालों में। जी जी। टर्की एज इवॉल्व्ड एज वो खुद को उसने इवॉल्व किया है एक मुस्लिम दुनिया का लीडरशिप में रोल में लोग उसे टर्की को देखते हैं, अर्दगान साहब को देखते हैं। इसी तरीके से हमें उन्हें भी यही चांस देना चाहिए कि जो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आए, इररिस्पेक्टिव उसको फुली इंडोर्स करें। We are not here. They should not be like we are not taking any sides. They should not be taking. She should not be taking any sides. तो इस लिहाज से एक बेहतर डिसीजन है। वहाँ पे अभी सिचुएशन वर्स भी होगी। भट्टी साहब का ओपिनियन में बिल्कुल ठीक है कि वो अभी वहाँ पे ये अभी इस चीज की इब्तिदा है। देखिए जी, अभी तकरीबन साल डेढ़ अभी तकरीबन ये जब तक दोहा की और ये रशिया में निगोशिएशन हो रहे थे ना, जो तालिबान थे वो एक डेडिकेटेड एफर्ट्स कर रहे थे खुद को रोड साइड मलेशिया से निकाल के एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज करवाने के लिए जी। और वो उस डायरेक्शन में जा रहे थे। अब बहुत आराम से इस ट्रांजिशन को अगर ये अमेरिका इस चीज को प्रायोरिटाइज करता और इस डायरेक्शन में ही सोचता कि इस इलाके में सस्टेनेबल अमन की जरूरत है और उस लिहाज से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती, तो ये प्रोसेस काफी इजीली हो सकता था, कवर हो सकता था। वहाँ पे बेसिकली अगर आप अफगानिस्तान का डायनामिक्स देखें ना, तो वहाँ पे जो आपका पख्तून कार्ड है ना वो बहुत वैलिड है और उसी के बेसिस पे मेजॉरिटी टाइम आपकी गवर्नमेंट बनती है। तो उस चीज को हम बहुत आराम से चैनलाइज कर रहे थे पीस प्रोसेस में ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस जी। लेकिन जहाँ पे इस चीज को बन लगा और फिर दोबारा से वहाँ पे आपकी एक एग्रेशन स्टार्ट हुई और उस एग्रेशन की वजह से आपने टेस्टीनेस में अपने ट्रूप्स वहां से निकाले और वहां पे कोई उनकी आपस में लिंकेज नहीं की, तो वहां से मामला खराब होना शुरू हुआ और यहाँ से मामला खराब होना शुरू हुआ है। ये अभी इसका पूरा प्रोजेक्टाइल बनेगा अगर इस मामले को एड्रेस ना किया गया। यानी आपकी नजर में ये बिल्कुल राइट डिसीजन है? हल नहीं है, उसका हल यही है एंगेजिंग देम एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपने ऑलरेडी चीज जिसको आपने यहाँ तक मैसेज किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसमें से फ्री आउट करने का करके इस मामले को यहीं पे छोड़ के उनके आंखें बंद करके वो कबूतर की तरह निकलने से हल नहीं होगा। इसमें आप चाहे जितनी फोर्सेस और डाल दें, वहां पे मामला इतना खराब हो गया कि उसको बाय फोर्स कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस पीस प्रोसेस को इंडोर्स करे टर्की भी, दैट इज अ वाइज डिसीजन इफ दे हैव टेकन, और हम भी इसी चीज को एंडोर्स करते हैं। दैट इज राइट डिसीजन। अच्छा भट्टी साहब ये फरमाइएगा, भट्टी साहब टाइम कम है, ये फरमाइएगा अमनो अमान की बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है? मुल्क में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अमनो अमान की सूरत हाल को तवज्जो की जरूरत है, जिसमें तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं, अल्लाह ना करे जी हालात दोबारा से पाकिस्तान में कशीदा हों या कोई इस तरह की अमन अमान की सूरत खराब हो। बेसिकली ये वाला जो पाकिस्तान जो लाहौर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, इसकी कड़ियां जो हैं वो अभी तक भी जो जितनी भी मिल रही हैं वो सारी हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के साथ मिल रही हैं। क्योंकि वहां पे जिस तरह आपने देखा कि जी उनके करीबी वहां पे हाफिज सईद साहब की थी रिहायशगाह थी, तो इंडिया तो पहले दिन से बड़ा ओपनली इस चीज को चैलेंज करता है और वो यहाँ तक भी बोलता है कि जी मैं पाकिस्तान के अंदर घुस के मारूंगा और जिस तरह एबटाबाद में हुआ था मैं वो करूंगा। एक खुशफहमी में बैठा हुआ है जिसका जवाब उनको पाकिस्तान ऑलरेडी दे भी चुका है, लेकिन वो अभी उस खुशफहमी में है। वो जवाब अभी मिला था ना, इस गवर्नमेंट में मिला था भट्टी साहब जवाब उनको। जी बिल्कुल नहीं, खैर इस मामले में तो आप देखें, वो कभी भी कोई भी कोशिश करेगा तो हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तैयार बैठी हुई है कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठी हुई जी। वो तो एलओसी पे वो हजारों बार लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो खिलाफवर्जी कर चुके हैं एलओसी पे। उसके बावजूद भी काफी बड़े बड़े मामला भी इस तरह हुए। मुझे याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक दफा इस तरह सिचुएशन हो गई थी कि जी बिल्कुल इंडिया ने अपनी फौजें जो है वो बॉर्डर के ऊपर लगा दी थी और पाकिस्तान को रिपोर्ट मिली कि जी शायद इंडिया कुछ हरकत करने वाला है, तो परवेज मुशर्रफ ने ओपन मैसेज दिया था अपनी अफवाज कि जी अगर कोई किसी जगह पे अगर कोई थोड़ी सी भी अगर एक्सेलरेशन होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और वो फौरन ही पीछे हट गया था।
बिल्कुल आप ठीक अच्छा तो मोहतरमा ये आसमा साहब, कि एक छोटी सी साजिश है, लेकिन वो बेनकाब हो गई है और वो उल्टा उसके लिए नुकसान देगी। उल्टा नुकसान। मोहतरमा आसमा साहिबा ये फरमाइएगा, अमन ओमान की सूरत हाल के हवाले से कैसे देख रही हैं आप? अमन ओमान की सूरत हाल को कहा यह जा रहा है कि ज़रूरत है इसको ज़्यादा तवज्जो देने की। कल ब्लास्ट भी हुआ एक लाहौर में। जी बिल्कुल, देखिए जी, अमन के हवाले से पाकिस्तान की हमेशा एक हमारी एक ट्रेजेडी ये रही है कि हमारा एक जो नेबर है वो हमें किसी भी सूरत में डोंट लेट अस स्पीक। वो उसने किसी भी तरीके से पाकिस्तान की अमन में, वेल बीइंग में हमेशा एक बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया है। अभी भी जिस तरीके से ये सारी चीजें आपस अनफोल्ड होंगी और क्लियरली सामने आएंगी, वहीं पे वही एक जो हमारा सौर पॉइंट है ना, वही हाईलाइट होगा। तो हमें बेसिकली इस चीज को भी पूरी दुनिया को प्रोपेगेट करना है कि हम चाहे व्हाट एवर वी डू, वो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारी एक नेबर की तरफ से हमें कभी भी नहीं मिलती। 70,000 लोगों की कुर्बानी हमने ऑलरेडी दी, और उसमें भी बहुत सी, आप अगर देखें ना, तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड टू अनदर एंड, कहीं ना कहीं से आपका कोरा एक ही जगह जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक हमारी ट्रैजिक लेगेसी है, मगर इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। जहाँ पे बहुत सी चीजें और बदल रही हैं और बहुत सी चीजें पे हम बहुत फर्म स्टैंड ले रहे हैं, इस पे भी हमें एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा जी। इस पे भी हमें दुनिया के सामने हाईलाइट करना पड़ेगा कि हमारा एक नेबर किस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूसली एक नॉनसेंस है जिसको वन आफ्टर अनदर वो इस हमारे मुल्क में वो पैदा करता रहता है। और हमने इस चीज को पहले टेकअप करने की कोशिश की, मगर फिर हमने इसको बैक एंड पे छोड़ के और दोबारा से हम चाहा हमने कि हम चीजों को नॉर्मलाइज करें, कि नॉर्मलाइज चीजें कभी भी नहीं होंगी जब तक आप राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। जब तक हम नाजरीन राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहेंगे, तब तक चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।